हेलो स्टूडेंट, आज मैं अलका गुप्ता आपके सामने बीएड सेकेंड ईयर का शिक्षण विषय इतिहास का शिक्षण शास्त्र लेकर आई हूँ, जिसमें इतिहास शिक्षक के गुण, उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता आज का हमारा टॉपिक रहेगा। शिक्षक के गुण यानी कि एक शिक्षक कौन है? शिक्षक, क्योंकि शिक्षक एक वह व्यक्ति है जिससे कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त होती है। यानी कि एक शिक्षक किसी भी राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह अपने नागरिकों को किसी भी राष्ट्र के योग्य बनाकर समाज को, समाज की आकांक्षाओं के अनुकूल बालक का निर्माण करके और उसे सौंपता है। वैसे ही राष्ट्र की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के अनुकूल वो अपने उसके नागरिकों का निर्माण करता है। कोठारी आयोग ने बहुत अच्छी बात कही है कि किसी भी शिक्षा या राष्ट्र के विकास में जितने भी संसाधन हैं या जितने भी क्षेत्र हैं जो किसी भी राष्ट्र या शिक्षा के विकास को प्रभावित करते हैं, उनमें एक शिक्षक की गुणवत्ता, क्षमता और चरित्र, ये तीनों चीजें बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। यानी कि कितने भी प्रभाव की शिक्षा के और राष्ट्र के विकास कितने भी प्रभाव पड़े, लेकिन एक शिक्षक का जो उसकी गुणवत्ता है, उसकी क्षमता है और चरित्र है, उसका प्रभाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि एक राष्ट्र का निर्माण, कोठारी आयोग का कहना है कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। जब इतनी बड़ी बात कही जाती है तो कक्षाओं में उस भविष्य का निर्माण कौन कर रहा है? शिक्षक। तो यानी कि उनके अनुकूल शिक्षक में की गुणवत्ता, उसकी क्षमता और उसके चरित्र इतना अच्छा होना चाहिए जिससे कि एक राष्ट्र का निर्माण आसानी से और श्रेष्ठतम हो सके। तो इसी आधार पर हम सबसे पहली चीज जो देखेंगे वो अब देखेंगे हम शिक्षक के गुण। शिक्षक के गुण में सबसे पहला हम देखते हैं सामान्य गुण। यानी कि एक शिक्षक में कुछ ऐसे गुण हैं जो कि एक सामान्य रूप से हर व्यक्ति में होने चाहिए। तो सबसे पहली बात है स्वास्थ्य। एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। वैसे ही अगर शिक्षक स्वस्थ होगा तो वो निश्चित रूप से बालकों को अच्छे से शिक्षित कर पाएगा। यदि वो किसी भी तरह से, चाहे मानसिक रूप से अस्वस्थ है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, तो निश्चित उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। उसकी कार्य क्षमता को अच्छा बनाए रखने के लिए शिक्षक का स्वस्थ होना अनिवार्य है। दूसरी बात आती है संवेग। संवेगात्मक स्थिरता। यानी कि एक शिक्षक में संवेगात्मक रूप से स्थिर होना बहुत अनिवार्य है। एक शिक्षक का चिड़चिड़ा होना, जल्दी से क्रोधित हो जाना, किसी की बात को समझना नहीं, अगर वो इस तरह से व्यवहार करेगा तो बालक के लिए शिक्षा अर्जित करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक शिक्षक को संवेगात्मक रूप से स्थिर होना बहुत जरूरी है। बालक अपनी समस्याएं लेकर शिक्षक के पास जा सके। जैसे बालक को कोई समस्या आई और अगर शिक्षक संवेगात्मक रूप से अस्थिर है तो उसकी बात को समझेगा नहीं और उल्टा उसको ये कहने की कोशिश करेगा कि तुम किसी कार्य को करना नहीं चाह रहे हो, तुमको जो गृह कार्य दिया है तुम करना नहीं चाह रहे हो, इससे तुम बहाना बना रहे हो। लेकिन शिक्षक बालक की समस्या को समझने को तैयार नहीं होगा और यदि संवेगात्मक रूप से स्थिर है तो वो बालक की हर समस्या को शांत चित्त मन से सुनेगा और उसका समाधान ढूंढ पाएगा। इसीलिए सामान्य समस्या गुण में उसका संवेगात्मक रूप से उसका स्थिर होना अनिवार्य है। तीसरी बात जो यहाँ पर आती है वो है नेतृत्व। यानी कि एक शिक्षक में जब बालकों का नेतृत्व करने की क्षमता अच्छी होगी, यानी कि एक
शिक्षक प्रभावी तरीके से अपने छात्रों का, अपने विद्यार्थियों का नेतृत्व कर पाएगा तो बालक भी नेतृत्व के गुणों का विकास बालकों का भी हो पाएगा। यानी कि जैसा अध्यापक बालक को नेतृत्व करेगा, जिस तरह से उनको कार्य करने के लिए तैयार करेगा, तो बालक में ऐसे गुणों का विकास होगा। इसीलिए जब शिक्षक में स्वयं में नेतृत्व के गुण होंगे तभी वो बालकों में भी नेतृत्व की क्षमता का विकास कर पाएगा। अगली बात है सामाजिक गुण। यानी कि एक शिक्षक में सामाजिक गुणों का होना भी अनिवार्य है। यानी कि एक शिक्षक सामाजिक होना चाहिए, समाज के साथ उसके संबंध अच्छे होने चाहिए। यानी कि बच्चों के साथ, बच्चों के परिवार के साथ में, आसपास के वातावरण के साथ में वो एक अच्छे संबंध बनाने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो किसी से मिलना पसंद नहीं कर रहा है, वो किसी सबसे दूर रहना पसंद करता है, तो ऐसे में बालकों पे भी इस व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। लेकिन शिक्षक का खुद का सामाजिक व्यवहार होगा, अच्छा होगा, तो बालक उससे प्रेरित होंगे, उससे सामाजिक संबंधों को सीखेंगे। और चूंकि वो सामाजिक रूप से मजबूत है तो निश्चित है कि वो मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, हर तरह से, स्वास्थ्य की दृष्टि से वो हर तरह से स्थिर होगा, स्वस्थ होगा। तो ऐसे में वो शिक्षण कार्य को भी बड़े उत्साह और प्रभावी ढंग से बालकों को करा सकेगा। अगले है उच्च चारित्रिक। यानी कि एक शिक्षक में चारित्रिक गुणों का होना अनिवार्य है। यानी कि शिक्षक में प्राणी मात्र के प्रति दया हो, सत्य बोलने वाला हो, सहानुभूति रखने वाला हो। यानी कि एक शिक्षक में जितने चारित्रिक गुण होते हैं उन गुणों का होना अनिवार्य है, क्योंकि एक बालक के लिए शिक्षक आइडल होता है, बालक उसका अनुकरण करता है। ऐसे में शिक्षक में अगर चारित्रिक रूप से किसी प्रकार की कोई अवगुण दिखाई देते हैं, जैसे कि किसी प्रकार का नशा करना, तो बालक पे इसका प्रभाव पड़ता है। अर्थात शिक्षक को चारित्रिक रूप से खुद को सभी चारित्रिक गुणों का पालन करना चाहिए, जिससे कि बालक पर उन गुणों का प्रभाव पड़ सके, सकारात्मक प्रभाव पड़े, नकारात्मक नहीं पड़े। अगला है विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति। छठी बात है सहानुभूति। यानी कि एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति रखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि बालक कोमल होता है, मासूम होता है, वो हर चीज को जानता नहीं है। तो ऐसे में अगर उससे कोई समस्या आती है और अगर अध्यापक बालक के प्रति सहानुभूति नहीं रखेगा तो बालक अपनी किसी भी समस्या को लेकर शिक्षक के पास जाने की बजाय उससे दूर भागने की कोशिश करेगा। इसीलिए सामान्य गुणों में शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना बहुत अनिवार्य है। नेक्स्ट आ जाता है विषयगत गुण। नेक्स्ट आ जाता है विषयगत गुण। विषयगत गुण यानी कि एक शिक्षक में अपने विषय से संबंधित कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले आ जाता है शैक्षिक योग्यता। यानी कि एक शिक्षक की शैक्षिक योग्यता पूर्ण होनी चाहिए। कहने का मतलब कि जिस योग्यताधारी शिक्षक की जिस पद पर आवश्यकता है वो योग्यता उसके पास होनी चाहिए। जैसे कि प्राथमिक विद्यालयों की बात है, प्राथमिक कक्षाओं की बात है, तो वहाँ पर एसटीसी प्रशिक्षित अध्यापक चल सकता है। जहाँ पर माध्यमिक या उच्च प्राथमिक या माध्यमिक कक्षाओं की बात आती है तो वहाँ पर बीएड प्रशिक्षित अध्यापक की आवश्यकता होती है। इसीलिए जिस पद के लिए या जिस स्थान पर शिक्षक कार्य करने वाला है उसको उस क्षेत्र से संबंधित शैक्षिक प्रशिक्षण या योग्यता उसके पास होनी चाहिए। उसके बाद है विषय का ज्ञान। विषय का ज्ञान। अब विषय के ज्ञान में पहली बात क्या आ जाती है? विश्व इतिहास का ज्ञान। दूसरा है
स्थानीय इतिहास का ज्ञान, यानी कि जब विषय की बात आती है और हम इतिहास शिक्षक की बात कर रहे हैं तो इतिहास शिक्षक को विषय का ज्ञान अच्छा होना चाहिए। यानी कि वो अपने विषय में, ऐसा नहीं है कि शिक्षक ऐसा हो कि जिसने बीए इतिहास का शिक्षण कार्य कर रहा है और माध्यमिक और उच्च शिक्षा में उसने इतिहास को पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसे में उसे उस विषय से संबंधित जो गुण बातें हैं या कि उस विषय की विशेषज्ञता की जहाँ बात आती है वो उसके पास हासिल नहीं होगी। ऐसे में वो किसी भी तथ्यों को उतनी गहराई से स्पष्ट नहीं कर पाएगा जिसकी उसे आवश्यकता है। इसीलिए उसको विश्व इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, स्थानीय इतिहास की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई स्थानीय इतिहास के कुछ ऐसे पक्ष होते हैं जो कि वैश्विक इतिहास के संदर्भ में आकर ही समझे जा सकते हैं, या विश्व इतिहास के कुछ तत्व हैं जो स्थानीय इतिहास के आधार पर समझे जा सकते हैं। इसीलिए इसका ज्ञान होना उसे अत्यंत आवश्यक है। तीसरी बात जो यहाँ आती है ज्वलंत घटनाओं का ज्ञान, यानी कि एक शिक्षक को समाचार पत्र, टीवी, रेडियो आदि के माध्यम से जो भी तात्कालिक ज्वलंत जो प्रकरण हैं या समस्याएं हैं जिनके बारे में चर्चाएं की जाती है उसका ज्ञान एक शिक्षक को होना चाहिए, क्योंकि इतिहास के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनको कि हम इसके माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं, उनको उदाहरण के रूप में उपयोग करके और बालकों को उन क्षेत्रों के संबंधित ज्ञान हम प्रदान कर सकते हैं। दूसरा है विषयों से संबद्धता, या जिसको हम सह संबंध कह सकते हैं। सह संबंध की क्षमता शिक्षक में होनी चाहिए, क्योंकि वो एक इतिहास विषय को पढ़ा रहा है तो उसे दूसरे विषय के साथ संबंध स्थापित करके और हमें उस विषय को स्पष्ट करने का सहयोग मिल सके, ऐसी क्षमता उसमें होनी चाहिए। जैसे कि आप इतिहास में पढ़ा रहे हो, किसी शासक के साम्राज्य विस्तार को पढ़ा रहे हो, तो साम्राज्य विस्तार को पढ़ा रहे हो, उसकी भौगोलिक अवस्थाओं को पढ़ा रहे हो, तो आपको निश्चित है कि भूगोल का सहारा लेना होगा। तो यानी कि उस विषय से संबंधित जानकारी उसको होनी चाहिए। तो वो कब होगी? जब उसमें सह संबद्धता का गुण अच्छा होगा। उसके बाद आता है ऐतिहासिक भ्रमण में रुचि, यानी कि भ्रमण में रुचि, यानी कि एक शिक्षक को ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण में रुचि होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए कि जो ज्ञान मैं बालकों को दे रहा हूँ या बालक को, तो उसका प्रत्यक्ष अनुभव उसे प्राप्त हो सके। क्योंकि एक तो पुस्तकीय पढ़ी लिखी बात के आधार पर जो स्पष्ट किया जाता है वो, और एक प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के बाद जब स्पष्ट किया जाता है तो उन दोनों में अंतर होता है। इसीलिए एक शिक्षक में ऐतिहासिक भ्रमण की क्षमता या रुचि अवश्य होनी चाहिए। नेक्स्ट बात आती है कि निरंतर अध्ययनशील होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर उसमें ये क्षमता होनी चाहिए कि वो अध्ययनशील हो। अध्ययनशीलता का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया बात खत्म हो गई, उसी के आधार पर वो उस चीज को एक्सप्लेन करे जा रहा है। लेकिन जब वो एक बार पढ़ लिया ठीक है, पर और संदर्भ ग्रंथों में और उससे संबंधित सूचनाओं को वो एकत्रित करता जाएगा तो उसको उसके कक्षा में खड़े होकर व्याख्या करने का अपना एक अलग भिन्न तरीका बनता चला जाएगा। इसीलिए आवश्यक है कि शिक्षक को निरंतर अध्ययनशील होना चाहिए, तभी वो अपने विषय पर विशेषज्ञता या महारत को प्राप्त करता चला जाएगा। फिर आता है विषय के प्रति निष्ठा। विषय के प्रति निष्ठा, यानी कि जो आप इतिहास विषय को पढ़ा रहे हो तो आप में उसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा होगी तभी आप उसके तथ्यों को समझ पाओगे और उसकी गहराई तक पहुंच पाओगे। अगर आपको निष्ठा नहीं है, आप उसके प्रति खुद ही ईमानदार नहीं है, तो आप जो तथ्य आपके सामने हैं, अगर आपको उनमें कुछ संदेह लग रहा है तो उस संदेह को दूर करने का प्रयास आप नहीं करेंगे। इसीलिए आवश्यक है कि एक शिक्षक में अपने विषय के प्रति निष्ठा आवश्यक रूप से होनी चाहिए। इन आधार पर हम ये देखते हैं कि एक विषयगत गुण शिक्षक में होने अनिवार्य। उसके बाद आता है शिक्षक के प्रशिक्षण संबंधी गुण।
प्रशिक्षण संबंधी गुण, यानी कि एक शिक्षक को प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। इसमें सबसे पहला आता है प्रशिक्षण योग्यता, यानी कि एक शिक्षक में प्रशिक्षण की योग्यता होनी चाहिए। आप बेशक बीएड, बीएससी कर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कुछ बहुत सारे ऐसे होते हैं कि शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जाती हैं। तो ऐसे प्रशिक्षणों को शिक्षक में अटेंड करने की या उनमें प्रशिक्षण प्राप्त करने की योग्यता या इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो इन नवीन जो जानकारियां आ रही है, नवीन विधियां आ रही है, नवीन सूचनाएं आ रही हैं, उनके संबंध में उसे यहाँ इन प्रशिक्षणों केंद्रों में उससे संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है, जिसको सीखकर वो कक्षा में उपयोग करके और अपने शिक्षण कार्य को और प्रभावी बना सकता है। इसीलिए उसमें प्रशिक्षण की योग्यता होनी चाहिए, यानी कि जहां भी उसको मौका मिलता है शिक्षक को प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। फिर है निष्पक्ष वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि एक इतिहास शिक्षक में सबसे पहली चीज तो निष्पक्षता होनी चाहिए, क्योंकि निष्पक्षता होगी तभी वह किसी भी तथ्य की सही जांच कर सकेगा। अगर निष्पक्षता नहीं है तो कुछ तथ्य ऐसे हो सकते हैं जिसमें वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ परिवर्तन या अपनी इच्छा के अनुसार उसकी व्याख्या कर सकता है। लेकिन निष्पक्षता के गुण अगर उसमें हैं तो वो निष्पक्ष होकर सही है तो सही और गलत है तो गलत उसको बालकों के सामने प्रस्तुत करने की क्षमता उसमें होगी। फिर बाद में इसमें कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्यों? क्योंकि हर चीज की जांच करके निष्पक्षता से क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, तभी विषय की सार्थकता बनी रहती है, अन्यथा विषय अपना मूल रूप खो देता है। इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना अनिवार्य है। फिर तीसरी बात आती है सहगामी क्रियाओं में रुचि, यानी कि एक शिक्षक का अनिवार्य है कि वो सहगामी क्रियाओं में रुचि ले। अगर उसमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि नहीं है तो वो केवल एक बालकों को जो नवीन से नवीन तरीके से शिक्षण करवाया जा सकता है उसके प्रति उसके कोई रुझान, उसकी रुचि नहीं होगी। उसको लग रहा है कि हाँ आज बालक सामान्य तरीके से शिक्षण की इच्छा में नहीं है या पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, तो वो किसी खेल के माध्यम से किसी और तरीके से बालक को सामान्य रूटीन से हटकर किसी और तरीके से वो शिक्षण करा सकता है। अगर ये होगा जब उसको विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में पता होगा, विभिन्न प्रकार की तरीकों की विधियों के बारे में पता होगा, तभी वो बालक को उनका उपयोग करते हुए शिक्षण के लिए प्रेरित कर सकेगा और अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकेगा। चौथी बात यहाँ पर आती है प्रयोग एवं प्रयोजना। प्रयोग एवं प्रयोजना, यानी कि यहाँ पर बालक में शिक्षक में किसी भी कार्य को बालकों के सामने प्रयोगात्मक रूप से एक प्रोजेक्ट बनाकर करने प्रयोजना बनाने की क्षमता होनी चाहिए। अगर शिक्षक में ये नहीं है तो बालक को क्रियाशील या सक्रिय नहीं रख सकेगा, और एक कक्षा में बालकों को सक्रिय बनाए रखने के लिए प्रयोजना सबसे अच्छी विधि मानी गई है, जिसके बारे में शिक्षक को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और यह गुण उसमें होना चाहिए कि वो हर समय किसी न किसी क्रिएटिविटी के माध्यम से बालक को शिक्षण प्रदान कर सके।